हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको खबरों से अपडेट कर रहा है और साथ साथ कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है, ताकि इस वेस्ट एशिया में जो कुछ हो रहा है 7 अक्टूबर 2023 से लेकर के अब तक, ये जंग मुख्तलिफ मराहिल से गुजरी है। अब शुरू हुई थी हमास और इसराइल के जंग से, और अब इसराइल और ईरान के, बल्कि ईरान और अमेरिका के दरमियान ये एक जंग बनी। और उस जंग का नतीजा ये हुआ कि 12 दिन में ही जंगबंदी हुई और आखिरी तमाचा ईरान ने मारा, बाकायदा एग्रीमेंट के तहत। यानी जो उदैद पर हमला हुआ, उससे पहले तय हो गया था कि हम मारेंगे आपको, आप हमें जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। दूसरा ये कि इजराइल के मामले में भी आखिरी 3 घंटे ईरान के थे। ईरान ने जहां चाहा वहां हमले किए। इस किस्म का एग्रीमेंट शायद तारीख से अब से पहले कभी ना देखा गया हो। उसके अलावा भी जो अब डेवलपमेंट्स आ रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं जनाब आफ्ताब कमाल पाशा साहब, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गल्फ स्टडीज के सरबराह रहे हैं और उसके अलावा बहुत सी किताबें लिखी हैं उस इलाके पर, और उस इलाके में कुछ मुल्कों में डिप्लोमेट के तौर पर भी काम किया है। एक लंबा तजर्बा। उनसे पूछेंगे कि आखिर ये क्या कुछ हुआ है। आफ्ताब कमाल पाशा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आप कैसे देख रहे हैं शुक्रिया। इस जंगबंदी को? 12 दिन की जंगबंदी, उधर 630 तकरीबन दिन हो चुके गाजा से जो जंग हो रही है, इस तरफ 12 दिन में ही जंगबंदी करनी पड़ी और ईरान की शर्तों पर जंगबंदी हुई। इसे कैसे देख रहे शुक्रिया काजमी साहब। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि इजराइल की ये जो गाड़ी तेज रफ्तार में मौत और बर्बादी की जो निकली है टेल अवीव से, 20 महीनों से ज्यादा गाजा में बर्बादी और मौत को फैलाते हुए, लेबनान होते हुए, यमन होते हुए, शाम होते हुए अब ईरान पे भी पहुंची और वहां भी काफी बर्बादी करके इजराइल को वापस जाना पड़ा अपना मुंह काला करके। हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो नेतन्याहू ने शुरू की थी बमबारी ईरान के ऊपर, इसलिए ये कहते हुए कि ईरान बहुत करीब है न्यूक्लियर हथियार बनाने के प्रोग्राम में और इसे जल्द से जल्द खत्म करना है, वरना इजराइल को खतरा होगा। इस क्षेत्र में भी अस्थिरता बढ़ेगी और ग्लोबल पीस के लिए भी ये खतरा है। बोलकर उन्होंने 12 दिन बमबारी की, सिर्फ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे ही नहीं, लेकिन जो क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक्स मिसाइल्स और उनके साइंटिस्ट और मिलिट्री लीडर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के कई हवाई अड्डे, मिलिट्री हवाई अड्डे वगैरह सब काफी उन्होंने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बर्बादी बरसाई। और उनका ये सिर्फ बहाना था कि न्यूक्लियर इशू पे, जो कि वो 25-30 साल से बता रहे हैं। तो जब वो उनको पता चला कि इसमें उनकी कामयाबी नहीं हुई है, बमबारी करके भी वो उम्मीद करते थे कि ईरानी लोग जो है आयतुल्ला खामनेई की हुकूमत के खिलाफ बगावत करके सड़कों पे आ जाएंगे और जो है इस हुकूमत का तख्ता पलट देंगे बोल के ये उम्मीद थी उनकी, क्योंकि उन्होंने बार बार अपने बयानों में बमबारी से पहले कहा कि हम ईरानियों की मदद करना चाहते हैं इस अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के खिलाफ और उनको आजादी दिलाना चाहते हैं और डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। बल्कि बड़ी बड़ी बातों उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट जो है अप्रेसिव है, जुल्म कर रही है लोगों के ऊपर और तानाशाही है वगैरह वगैरह बोल के। तो ये नेतन्याहू जो है बहुत बड़े डेमोक्रेट और लिबरेटर बन गए, जबकि वो बरक्स उल्टा कर रहे हैं उन्हीं के देश में और पड़ोसी देश में जहां भी वो हमला करते हैं। तो ये अब उनकी नाकामी हुई तो उनको पता चला कि अब ईरान मुंहतोड़ जवाब दे रहा है हर दिन
मसाइल की बारिश जो है, आंधी बरस रही है और उनके बड़े बड़े ठिकाने जो है निस्तो नाबूद हो गए, चाहे वो मोसाद का अड्डा हो या हाइफा का रिफाइनरी हो, टेल अवीव शहर हो, अजदाद पोर्ट हो या डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, बीर शेबा में डिमोना के पास जो भी उनके मोसाद के अड्डे थे, इंटेलिजेंस अड्डे, उनको भी काफी नुकसान पहुंचा और काफी लोग हताहत थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि लोग जो है, हजारों के लाखों के लोग बंकर्स में और बेसमेंट में दिन रात 1 हफ्ते से ज्यादा गुजारना पड़ा और कई तकलीफों से गुजरे हो। और उन्हें अंदाजा नहीं था कि ईरान इतना बड़ा हमला करेगा और इतना तवील अरसे तक वो जो है बेसिक नेसेसिटीज, चाहे वो पीने का पानी हो या नहाने का शावर हो या टॉयलेट जाना भी जो है उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। इतनी दिक्कत आ रही थी लोगों को वहां। और स्कूल को जाना, दफ्तर को जाना तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन जो मुश्किलात से वो गुजरे, मेरे ख्याल से उनके लाइफ टाइम में इतना मुश्किल दौर कभी भी नहीं आया था। तो इसके अलावा भी ये साबित हो गया कि इजराइल की सुपीरियरिटी और इनविंसिबिलिटी जो ताकत बताते थे, उसको भी जो है चकनाचूर कर दिया ईरान ने। कि आपका एयर डिफेंस, चाहे वो पैट्रियट हो, डेविड स्लिंग हो, आयरन डोम हो, ईरान के मिसाइल के सामने ये कुछ भी नहीं था। तो इजराइल की सुपीरियरिटी जो कि वो बहुत ही बूस्ट करते थे कि हमको कोई हरा नहीं सकता, हम पे कोई बमबारी नहीं कर सकता, हम इम्यून हैं, तो ये भी शैटर हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। और जो है जब उनकी हालत खस्ता हो गई, खराब हो गई, तो अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप ने वर्चुअली भीख मांगा कि आप इसमें जल्द से जल्द शामिल हो जाइए और हम किसी भी हालत में ईरान की मिसाइल को रोक नहीं पा रहे हैं बोल के। तो इजराइल के अलावा भी जो अमेरिका में डीप स्टेट है, जो नियोकॉन्स हैं और CIA है और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, और वॉल स्ट्रीट है और कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनका भी जो है पैक वगैरह सब बहुत दबाव डाले। और ट्रम्प जो है मेरे ख्याल से रिलेक्टेंट थे, वो आगे नहीं जाना चाहते थे। उनको पता था, ब्रीफिंग हुई थी उनको इंटेलिजेंस से कि अगर अमेरिका शामिल होता है तो अब इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। पहले तो सिक्योरिटी बढ़ाना होगा और आतंकी हमले भी हो सकते हैं अमेरिका में या अमेरिकियों पे पूरे दुनिया में, और उनके अड्डे भी जो है निशाने में आते हैं, जो कि ईरान पहले से धमकी दे के आ रहा था। तो खाड़ी के देशों भी जो है परेशान थे कि अगर अमेरिका इसमें शामिल हो जाता है तो उनकी रियासतों को भी और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी नुकसान होगा बोल के। तो ये अमेरिका का शामिल होना, इसमें जो है दबाव के अंदर ट्रम्प जो है सिंबॉलिक बंकर बस्टिंग बॉम्ब की है। अब उनके डिफेंस सीक्रेट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट लीक हुई है, उसमें उन्होंने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इंटैक्ट है, उसे कुछ शदीद नुकसान नहीं हुआ है और वो कभी भी रिज्यूम कर सकते हैं, चला सकते हैं मुल्क। जी पाशा साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आपने बहुत सी जंगों के नतीजे, बहुत सी जंगों की तफसीलात दुनिया की पढ़ी होंगी जरूर, बहुत सी मालूमात आपकी होगी इस इलाके की भी, इस इलाके के अलावा भी। क्या आपने अब से पहले की कभी कोई जंगबंदी ऐसी सुनी है कि एक पार्टी ये कहे कि आखिरी हमला हम करेंगे, आपको जवाब देने का इख्तियार नहीं है, और सामने वाली जो अपने आप को सुपर पावर समझने वाला मुल्क है वो इसके लिए तैयार हो जाए कि आप ठीक है हमारी पिटाई करो लेकिन हम वापस जवाब नहीं देंगे? इजराइल जो अपने आप को ये कहता था कि हम कहीं हारते ही नहीं है, वो भी आखिरी 3 घंटे ईरान को फ्रीली देने के लिए तैयार हो गया। क्या कभी दुनिया में कोई इस किस्म की जंगबंदी की कोई बात, कोई चीज आपने समझी, पढ़ी हो कहीं, इसकी कोई मिसाल अब से पहले हो? जी, मुझे कोई मिसाल याद नहीं आ रही, लेकिन यह बहुत बेबसी की बात है अमेरिका की और इजराइल की कि वो इतने डरे हुए थे
ईरान के खतरे से, ईरान के मिसाइल से। और वो इंग्लिश में एक शब्द है वल्नरेबल, और वो इतने वल्नरेबल थे कि इराक से लेके कुवैत, बहरीन, कतार, सऊदी, इमारात, ये सब जो है जो सिटिंग डक्स बोलते हैं, बदख जो बैठे रहते हैं, उन पे हमला करना बहुत आसान, उनको निस्त नाबूद करना बहुत आसान था। तो जिस तरीके से, जिस तेजी से अमेरिकी फौजी कतार से, एयरबेस से गए, तो मैं विजुअल्स देख के हैरान हो गया कि वो मिलिट्री गाड़ियों में सिविलियंस जो रोड पे थे, कतारी कार्स वगैरह, उनको टक्कर मार के जो है आगे बढ़ रहे हैं। लोग चिल्ला रहे हैं कि सड़कों पे जख्मी हो रहे हैं लोग, गाड़ियां डैमेज हो रही हैं। ये किसी की परवाह नहीं करे बगैर जो है अल उदैद एयरबेस से दूसरे जगह सेफ मुकाम पे पहुंच रहे हैं अपने बख्तरबंद गाड़ियों में, आर्मोर्ड पर्सनल कैरियर में। मुझे हैरानी हुई कि ये जो है ये बेस फ्रेंडली देश का है, ये अपनी मनमानी करके अपना जोर बता रहे हैं कि हम इनके मालिक हैं और ये इनके गुलाम हैं बोल के। तो इसी तरह का रवैया जो है जापान में उन्होंने किया और लोकल लोगों से एलियनेट हो गए, गुस्सा के उनके मारपीट भी हुई। तो इतने वल्नरेबल थे अमेरिका कि बेबसी की जो है ये हालत हो गई थी, क्योंकि कोई भी उनका एयर डिफेंस ईरान की मिसाइल के सामने जवाब नहीं दे पाए। तो जिस तरीके से एक्यूरेसी से ईरान ने जो मिसाइल ऐन अल असद एयरबेस इराक में मारे और उदैद पे मारे, तो उसे पता चल गया कि अमेरिका को ये छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने बहुत बड़ी गलती कर ली, और उनका ये ऐसा एटीट्यूड जो है, हाथ जोड़ के जो है माफी मांग रहे थे कि अब जो होना मर्जी कर लो, हमें छोड़ दो, बख्श दो बोल के। ये माजरा हो गया था इनका। और इजराइल भी जो है घुटने टेक दिया था कि हम ईरान की मिसाइल के कंट्रोल ही नहीं कर सकते, वो मनमानी से जहां चाहे चुन चुन के जो है निशाने बना रहे हैं, और हमारा इतना भयानक नुकसान हो रहा है कि अमेरिका के सामने वो गिड़गिड़ा के रोने लगा नेतन्याहू कि किसी भी हालत में आप इसको रुकवाइए बोल के। और खबर ये भी आ रही कि अमेरिका के प्रेसिडेंट और मार्को रूबियो, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कतार के अल थानी से उन्होंने प्लीड किया वर्चुअली कि आप ईरान से बात करके इसको जल्द से जल्द खत्म करिए बोल के। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना भय, इतना खौफ ईरानी मिसाइल ने इनके दिमागों पे छा गया था करने के लिए। तो ये जल्द से जल्द इन्हें निपटाना चाहते थे। तो इसीलिए ईरान जब वजीर खारिजा उनको एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा कि अगर इजराइल रोकता है तभी हम रोकेंगे, क्योंकि उनको पता था कि इजराइल सीज फायर एक्सेप्ट करके गाजा में दोबारा वायलेट किया, लेबनान में किया, हर जगह इनका जो है खैबर से जो है इनका रिकॉर्ड जो है वायलेट करने का, और जो भी सुलह सफाई करते हैं उसके खिलाफ वर्जी करने का ईरान इनको अच्छी तरह इतिहास से उनको सबक है। तो इसलिए उन्होंने आके कहा कि अगर आप स्टॉप करते हैं तो हम करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम दोबारा बमबारी करेंगे। तो लास्ट वर्ड जो है ईरान का ही था, चाहे इजराइल को हो या अमेरिका को हो। तीसरी बात यह है कि इस रिपोर्ट से, इंटेलिजेंस खुफिया रिपोर्ट से ये मालूम होता है कि जो है ईरान जो लचकदार रवैया इख्तियार किया था ये बमबारी से पहले ओमान में, रोम में बात करने के लिए, तो अब उसका बेसिस जो है पूरा खत्म हो गया। उसका भरोसा ईरान पे और इंटरनेशनल कम्युनिटी पे कंप्लीटली उड़ गया है, और कोई भी ताकत अब ईरान को मना नहीं सकती, चाहे रूस भी हो, चीन भी हो, उनके जो गहरी दोस्त हैं। वेस्ट की बात तो छोड़ दीजिए। तो अब ईरान का भरोसा है सिर्फ उन्हीं पे है मुसम्मम इरादा करने का, तो जो ये एतमाद कुल्ली से जो बोलते हैं लोग, तो अब किसी पे उनका एतमाद नहीं रहा। कोई भी हमारे दिफा के लिए नहीं आए। मैंने कल तेहरान से एक जर्नलिस्ट से बात की कि क्या इसमें कोई इंटरनेशनल गारंटी है जो ये सीज फायर हुआ है, चूंकि ट्रंप पर या नेतन्याहू पर तो भरोसा नहीं हो सकता। तो उस जर्नलिस्ट ने, जो वहां 25 साल से है, उन्होंने ये बताया कि
ईरान को अपनी ताकत पर भरोसा है, अपने हथियारों पर भरोसा है, अपने लोगों पर भरोसा है, और उसी की बुनियाद पर ये जंगबंदी की है। अच्छा, अभी तक सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जो कतर का बेस है अमेरिका का, सिर्फ उस पर हुआ है, और कहां कहां हुआ है? ऐन अल असद भी आपने बताया, और कहां कहां हमले हुए हैं जो ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है? क्या और भी किसी बेस पर हुआ है? कहां कहां हुआ है, जरा थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि अभी तक बहुत चीजें क्लियर नहीं है। जी, ये ऐन अल असद पे मेरे ख्याल से वो जो भी रिपोर्ट्स मैं देखा हूँ वो काफी पिन पॉइंटेड था, और अमेरिका को पता था पिछली बार जब कासिम सुलेमानी की हत्या की थी तो उसके बाद भी ईरान ने हमला किया था। और जहां वो रिहाइशगाह था उनका, जहां 80 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स थे, वो बहुत नजदीक, मतलब 500 मीटर भी नहीं था, वहां उन्होंने बम मिसाइल भेजे थे जानबूझ के कि उनकी हत्या नहीं करना है, लेकिन उनको इस तरह डराना है कि जिंदगी भर याद रखेंगे। तो उस तरीके से इस बार भी जो है कोई उनकी मरने की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन पिन पॉइंट एक्यूरेसी से उन्होंने ऐन अल असद पे मिसाइल से दागा। उसी तरह अल उदैद पे भी उन्होंने हमला किया। हालांकि वो कहते हैं कि आधे से मिसाइल हम मार गिराए, तो वो इजराइल भी यही कहता है कि हम मार गिराए, भले। लेकिन जो मैं वहाँ लोकल से, हमारे कई लोग रिश्तेदार भी वहां रहते हैं, उन्होंने कहा कि इतने भयानक आवाज आ रही थी एयरपोर्ट एयरबेस के, हालांकि वो 40 किलोमीटर दूर है दोहा से, लेकिन दोहा शहर के अंदर इतने बड़े पैमाने पे बम की आवाज आ रही थी कि कई घरों के शीशे जो है खिड़की के टूट गए, वो क्रैक्स आ गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बम, उनके मिसाइल गिरे हैं वहां। वो बताना नहीं चाहते कि इतना नुकसान हुआ है, क्योंकि पैनिक हो जाती है सिविलियंस में, और डिस्ट्रक्शन का जो भी वहां हुआ है। तो ये असल में अभी तक कोई गवर्नमेंट से कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन जो लोकल्स कहते हैं कि पहली बार उन्होंने सायरन की आवाज सुनी और इतने बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स की आवाज सुनी, कई घंटों तक हुई, क्योंकि वहां एयर स्पेस बंद कर दिया गया था। तो बहरीन के ऊपर भी कुछ मिसाइल्स दागे गए बोल के रिपोर्ट्स हैं, लेकिन बहरीन की हुकूमत ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है। तो इसके अलावा मेरे ख्याल से कुछ और सिर्फ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अपना एयर स्पेस बंद किए थे, फ्लाइट्स बंद करे थे। कुवैत तो पहले ही मना कर दिया था कि आप हमारे अड्डे, आपके अड्डे हमारे इसमें मुल्क में किसी भी हालत में इस्तेमाल नहीं कर सकते, और उनको पूरी पाबंदी लगा दी थी। पूरे जो 12-14 हजार फौजी हैं उनको बैरिकेड कर दिए थे वहां। तो ये कुवैत का जो रवैया था, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने उनको कॉल करके सराहा कि हम आपकी तारीफ करते हैं, आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपका स्टैंड जो है बहुत ही अच्छा था, और इसी तरह अगर दूसरे खाड़ी के देश भी अडॉप्ट करते तो हम नेबरली रिलेशंस स्थापित कर सकते हैं, और आगे कोऑपरेशन का भी हम अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं मुल्क। जी जी जी, आज अभी एक तफसील आई है कि ईरान के प्रेसिडेंट ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को फोन करके बात की है, और ये कहा है कि हम पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे हमेशा करने की ख्वाहिश रखते हैं, और इजराइल और अमेरिका जो है वो मुस्लिम मुल्कों में बीच में इख्तलाफात पैदा करने की साजिशें करते रहते हैं। ये बात उन्होंने एक पैगाम दिया है। अच्छा, मैं अब एक चीज जो और समझना चाहता हूं, वो ये कि जैसे कि आपने कहा कि ईरान ने सिविलियन पॉपुलेशन को ना मार करके उन्हें डराने का काम किया है, हत्ता के फौजियों को भी डराया है, मारा नहीं है। तो ये, और यही स्ट्रेटेजी अंसारुल्लाह यमन के, उन्होंने भी सिविलियन पॉपुलेशन पर नहीं मारा, हिजबुल्लाह के लोगों ने भी इसी तरह का एहतियात रखा। ये पूरे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने ये एहतियात किया है कि बेगुनाह लोग ना मारे जाएं। अब यहां तक बात आ चुकी कि इतने दिन तक लोग शेल्टरों में रहे वगैरह वगैरह। अब खबर आ रही है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट की कुछ फ्लाइटें नॉर्मल होना शुरू होंगी। अब आपको क्या लगता है कि इस जंग के बाद जिस तजर्बे से इजराइल में रहने वाले लोग
गुजरे हैं, क्या आपको लगता है कि एक्सोडस बहुत ज्यादा होगा, लोग छोड़ छोड़ करके जाएंगे, जो भी मौका मिलेगा उस पे जाएंगे? आप आपका क्या अंदाजा है इस सिलसिले में? जी, ये काफी अहम सवाल है, क्योंकि नेतन्याहू और उनकी हुकूमत लगातार कई सालों से यहूदियों को, और जो यहूदी पूरी दुनिया में है और अमेरिका को भी, ये गुमराह करते रहे कि ये हमास, हिजबुल्लाह, हूती, ईरान जो है ये पूरे इजराइल को खत्म करने के लिए हैं। इनका इरादा एक ही है कि इजराइल को आजाद देश देखना नहीं चाहता है, इसकी बर्बादी चाहते हैं बोल के। तो अब चूंकि ये नेतन्याहू ने इतने महीने बाद भी हमास को खत्म नहीं किया, अब लोगों को पता चल रहा है, ये यहूदियों को भी, वहां जो रिजर्व फोर्स में गए थे, कि 8 या 10 बार भेजे गए हैं उसी गाजा को फतह करने के लिए, जबकि उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया, और हर दिन उनके सिपाही मारे जा रहे हैं, या तो एक्सप्लोजन में या तो हमास के लड़ाकों से लड़ते हुए, ना उनके बंदूकों को रिलीज करवाए। तो अब उनको पता चल रहा है कि ये सिर्फ नेतन्याहू का ढोंग था, ये प्रीटेक्स्ट था, वो गुमराह करके जो है हमें जंग में फंसाया है। और लेबनान में भी यही हुआ, यमन में भी यही हुआ, और बमबारी सीरिया में भी वही हो रही है, और ईरान में भी वही है। अब सबसे बड़ा सवाल इजरायली और उनके सपोर्टर्स जो पूछ रहे हैं कि अगर अमेरिका का खुफिया इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये है कि ईरान का प्रोग्राम इंटैक्ट है, और उसमें ईरान जो है दोबारा रिज्यूम कर सकता है न्यूक्लियर प्रोग्राम, और एनरिचमेंट भी तेजी से ले सकता है, तो अब इम्पीचमेंट का सवाल भी उठेगा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कि आपने क्या हासिल किया। आप ही की एजेंसी बता रही कि ईरान का प्रोग्राम जूं का तू है, और इजराइल में भी यही सवाल उठेंगे कि आपने कहा कि हम तहस नहस कर देंगे न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का। तो अमेरिका भी कहते हैं, और ईरान भी यही कह रहा है कि आपने बड़ा कारनामा जो बोल रहे हैं तो हासिल नहीं हुआ। तो अब जो है, जो डर और खौफ था यहूदियों के दिल में और जहन में, तो अब तेज हो जाएगा कि अब जो है आगे इससे खतरनाक हमला भी हो सकता है। अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम इंटैक्ट है ईरान का, तो अब कोई भी ईरान को रोक नहीं सकता कि वो न्यूक्लियर पावर बनने से, न्यूक्लियर एनरिचमेंट, और उनके पास एनरिच यूरेनियम है, और उसको 60 से 90% तक करने में उन्हें कोई दुश्वारी नहीं होगी। और जब वो आईएईए का कोऑपरेशन खत्म करना चाहते हैं, तो उनके प्रोग्राम की कोई निगरानी नहीं करेगा, और आगे चल के कोई बातचीत भी नहीं होगी, क्योंकि इजराइल और अमेरिका जो दोनों हमला किया, उनका दावा है कि हमने ऑब्लिटरेट कर दिए, मतलब जमीन से निकाल के फेंक दिया, डिस्ट्रॉय कर दिए। तो अब पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अब बातचीत किस पे करेंगे आप? प्रोग्राम ही आपके मुताबिक नहीं है, न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरा खत्म कर दिए, तो आप बातचीत किस पे करेंगे? आप हम पे कैसा इसरार करेंगे कि आईए की ये पास कोऑपरेशन करे? आईए सिर्फ मलबा देखने आएगा बस, और कुछ नहीं करेगा, जो कि हम भी फोटो लेके आपको भेज सकते हैं। तो ये पूरा डिप्लोमेसी का, नेगोशिएशंस का बेसिस जो है खत्म कर दिया है अमेरिका और इजराइल ने। और ईरान जो है कंप्लीटली 100-200% आजाद हो गया है कि कुछ नहीं कर सकते बोल के। तो इस लिहाज से जो है अब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से भी अगर ईरान निकल जाता है, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, वो वॉलंटरी है, कोई सैंक्शंस और कुछ नहीं डाल सकते, जो कि ऑलरेडी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान को पता चल गया, और कई देशों को ईरान जैसे, कि उनका दिफा जो है सिर्फ उन्हीं के हाथों में है। कोई भी, ना यूनाइटेड नेशन चार्टर, ना सिक्योरिटी काउंसिल, ना आईएईए, ना एनपीटी, ना रूस, ना चीन, ना कोई उनकी मदद के लिए नहीं आएगा। वो सिर्फ मैदान में जो है अपने आप लड़े, और अपने पांव पे खड़े, अपने बलबूते पे जो डिफेंड करे। हालांकि नुकसान काफी हुआ है, वो कीमत अदा करना पड़ा, क्योंकि जारियत इतने सालों से चल रही थी ईरान के खिलाफ यहूदियों की और ये अमेरिका की।
तो वो कीमत अदा करना पड़े और काफी महंगी कीमत। लेकिन उससे सबक भी तो सीखे, वो ये है कि हम आजादी से जो है जो करना है हमारे दिफा के लिए, जो मिसाइल्स हैं और बैलिस्टिक ड्रोन्स वगैरह वो काफी नहीं है। न्यूक्लियर पावर बन के ही जो है हम आंख में आंख डाल के बता सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जैसा नॉर्थ कोरिया का हाल है जो अगर अभी तक कोई नहीं सोच रहा, ना बर्तानिया, ना फ्रांस, ना जर्मनी, ना अमेरिका, ना इजराइल नॉर्थ कोरिया को के ऊपर हमला करने, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। अगर इराक के पास या लीबिया के पास या ईरान के पास भी अगर होते, मैं समझता हूँ कि अगर ये 20-25 साल से जो धमकी दे रहा है इजराइल, तो उसके बैकग्राउंड में अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बना लेता तो अब तक इतने सैंक्शंस, इतनी बर्बादी ईरान को नहीं होती। लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके, आईए के कोऑपरेशन चल के वो उम्मीद में थे कि दुनिया जो है उनकी साथ देंगे और यूनाइटेड नेशंस और पूरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी मदद करेंगे। लेकिन ये सब बेमाने रहा, तो उनका एतमाद जो है इनमें किसी में भी नहीं है। सिर्फ अल्लाह के ऊपर है, उनके मजहब के ऊपर है, उनके लोगों के ऊपर है और अब न्यूक्लियर वेपन के ऊपर है कि अगर हमें आजाद देश बन के रहना है, हमारी इस्लामी हुकूमत को बचाना है, तो सिर्फ न्यूक्लियर वेपन ही कर सकते हैं बोलते। तो उनको साफ हो गया। यानी अब ईरान इस जंग के बाद तमाम उन इंटरनेशनल जो चीजें थी उससे अपने आप को आजाद रहते हुए अब न्यूक्लियर हथियार बना सकता है, आपका ये कहना है। अच्छा, मैं अब आखिर में एक चीज मैं समझना चाहता हूं, इजराइल के भारत जैसे दोस्तों का क्या होने वाला है आगे आने वाली पॉलिटिक्स में, क्योंकि मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में अब ऐसा लग रहा है कि ईरान से दूर रह करके या ईरान की मर्जी के खिलाफ रह करके ये अरब हुकूमतें भी बहुत कुछ नहीं कर पाएंगी। अगर इस इलाके का नया मिडिल ईस्ट बनाने में ईरान का बड़ा रोल नजर आ रहा है, तो भारत जैसे मुल्क जो इजराइल के साथ खड़े रहे, इनका क्या होगा? एक बड़ी तादाद भारत के लोगों की इन मुल्कों में रहती है और हमने देखा कि भारत के लोगों को कुवैत ने वीजा देनी बंद की, सऊदी अरब में भी कहीं कुछ सुनने में आया, अलग अलग ऐसी खबरें आ रही हैं। अब जबकि ईरान की मर्जी प्रिवेल करती हुई नजर आ रही है इस पूरे इलाके में, भारत जैसे इजराइल के दोस्तों का क्या होगा? जी, बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि एनडीए के गवर्नमेंट के अंदर फॉरेन पॉलिसी जो है कंप्लीटली हमको आइसोलेट कर दी है। इजराइल के साथ गहरे ताल्लुकात बना के, और कई रिपोर्ट्स आ रहे थे कि बारूद असला भी भारत ने इजराइल को दिया क्योंकि वहाँ कमी थी। और इनडायरेक्टली हुकूमत, यहाँ की बीजेपी की हुकूमत जो है, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली से कई लोगों को वहाँ भेजा इजराइल। कुछ लोग फौज में काम कर रहे हैं और असिस्टेंस दे रहे हैं, और दूसरे कामों में हजारों के लोग वहाँ भेजे गए, एनकरेज करके गवर्नमेंट की तरफ। सबसे ज्यादा यूपी से गए, जो योगी शासन के अंदर। तो ये मान के ये सब कर रहे हैं कि जो यूक्रेन पे जो प्रोपेगेंडा चला अमेरिका का और यहूदियों का कि हम यूक्रेन को इस्तेमाल करके जो है रूस को हरा देंगे और सैंक्शंस डाल के उसको कमजोर कर देंगे, और उसके बाद जो है अपने आप वो सोवियत यूनियन की तरह टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा फेडरेशन। और जो है उसके बाद चीन और रूस की जो ताल्लुकात हैं, गहरी फ्रेंडशिप है, उसको भी खत्म कर देंगे। तो एक तो दुश्मन टूट गया, कमजोर हो गया, हार गया। तो उसके बाद जो है उनकी साजिश थी इजराइल और डीप स्टेट की कि ये गाजा को, हिजबुल्लाह को और हुतीस को और शाम को सब खत्म करके जो है ईरान पे आना बोलते। तो ईरान को न्यूक्लियर इशू बना के वहाँ रेजिम चेंज करना चाहते थे, तख्ता पलटना चाहते थे, जैसा शाम में हुआ। यहाँ आयतुल्ला की हुकूमत को खत्म करके उनका इरादा था कब्जा करना, ईरान को कैप्चर करना, जो 79 से पहले उनके इन्फ्लुएंस में था। और वहां से जो है पहला काम उनका चीन को तेल बैन करना।
क्योंकि 90% ईरान का तेल अब चीन को जा रहा है, अपनी करेंसी में ले रहे हैं। और दूसरी बात यह थी कि जो BRI का कनेक्शन है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, जिसके तहत चीन के रेलगाड़ियां ईरान, तुर्कमेनिस्तान, पूरे सेंट्रल एशिया में जो लिंक है उसको काटना था। क्योंकि तेल, गैस और दूसरे नेशनल रिसोर्सेज जो है चीन को इस तरफ से जाते हैं, अफगानिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशिया से और कुछ यूरोप से। तो ये रास्ते को कट करना था, और जो मटेरियल जाता है जैसा तेल, गैस और दूसरे चीजें इंपोर्ट जो करते हैं, उस बागडोर को कट करना था। तो वो उसमें असफल रहे, क्योंकि उनका दुश्मन जो है, उनको लगता है कि रूस कमजोर हो गया है और चीन जो है हमारा असली दुश्मन है और उसको खदेड़ना है बोल के। तो इंडिया का जो है पल्ला कमजोर हो गया, क्योंकि हम अमेरिका के दबाव में आके ब्रिक्स से अलग थलग होने लगे और ईरान से अलग थलग होने लगे और इजराइल के साथ संबंध बना के ये गलत फहमी में थे भारतीय पॉलिसी मेकर्स की। उनको अमेरिका और इजराइल वाले गुमराह कर दिया कि रूस की तरह जो है ये ईरान का भी यही हाल होगा और हमारी विक्ट्री होगी, और आप जो है ये मुल्ला की गवर्नमेंट खत्म करके हमारे साथ अगर रहेंगे तो आपका फायदा होगा। इसीलिए भारत जो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में ये सिर्फ दिखावे के लिए ताल्लुकात सिविलाइजेशनल हैं और हिस्टोरिक हैं बोल के बोलते थे, लेकिन असल में ये इंतजार कर रहे थे कि मुल्ला की आयतुल्ला की गवर्नमेंट खत्म होगी और वो जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है जिससे इजराइल परेशान था वो भी खत्म हो जाएगा, और जो है अमेरिका और इजराइल इस पूरे क्षेत्र में मनमानी करेंगे, हमारा फायदा होगा। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर उसको आगे बढ़ाएंगे, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी हमारे असर रसूख में आ जाएगा बोल के ये पूरी गलतफहमी जो है आइसोलेट कर दिया है। और ब्रिक्स में जो है रूस और चीन पता चल गया है कि इंडिया को रिप्लेस करके आई जो है ईरान होगा। तो इंडिया को अब नजरअंदाज करेंगे, ये अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार लिए है और जो है इन रूस और चीन का फेथ जो एतमाद है ये भारत पे कमजोर हो गया कि वो अब मान के चल रहे हैं कि हम जो है कम्प्लीटली अमेरिका के कैंप में चले गए हैं और इनको भरोसा करना बेकार है। और ग्लोबल साउथ के देशों में भी ये अब इंटरेस्ट बढ़ गया है कि इंडिया पे रिलाई नहीं करना है और ब्रिक्स को हम ईरान और दूसरे देशों से साथ मिलकर इसको मजबूत करना है बोल के ये साफ जाहिर हो गया है। यानी मोदी जी की सरकार में हमारी जो विदेश नीति है वो बहुत ही कमजोर और बहुत जो पुराने दोस्त हमारे रहे हैं, रूस जैसा दोस्त भी, वो भी उसका भी हम पर भरोसा नहीं रहा और इजराइल के साथ खड़े होकर के हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलते चलते एक खबर अपने दर्शकों को बताऊं कि ऐसे कुछ इशारे आ रहे हैं सोशल मीडिया से, किसी बड़े मीडिया आउटलेट में तो मैंने ये खबर नहीं पढ़ी, लेकिन ईरान में एक नई सोच पैदा हो रही है कि भारत को चाबहार से बाहर निकाला जाए, क्योंकि भारत के बहुत से लोग इजराइल के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं ईरान में। और वो खबर जरा दबी हुई है, भारत के मीडिया में चीजें नहीं आ रही हैं, लेकिन ऐसी सुगबुगाहट सुनने में आ रही है कि भारत जितने भी अब तक जो ताल्लुकात ईरान से थे उसमें भरोसे की कमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, भारत को रिप्लेस करके अब चीन पे वो पूरा चाबहार देने की सोच रहे हैं वो आगे चल के। तो ग्वादर और चाबहार का दोनों चीन के असर में रहना जो है भारत का बिग लॉस है और ये इररिपेयरेबल लॉस है। जी जी, भारत का बहुत बड़ा नुकसान है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आफ्ताब कमाल पाशा साहब, आपने हमें टाइम दिया, उसके लिए शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इतने तजर्बात, इतनी इंफॉर्मेशन ऐसे अफराद से जो मिलती है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि मेच्योरिटी आए, समझें हालात को। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।